नमस्कार मित्रों, आज हम सभी संस्कृत दीपकम तृतीय भाग जो एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्य पुस्तक है कक्षा अष्टम के लिए मित्रों, आज हम इसके चैप्टर 13 के वार्डोच्चार शिक्षा के प्रश्न उत्तर को करेंगे मित्र। हमारे इसके पूर्व वीडियो में इस पाठ के एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ तक देख चुके हैं मित्रों। आशा है कि आपको पाठ का एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। आज हम प्रश्नों पर चलते हैं मित्रों, प्रश्न उत्तर पर। और आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नित्य नूतन जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। और इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। हम आते हैं प्रश्नों पर मित्रों। यदि आप हमारे वीडियो से कुछ भी लाभ उठाते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा मित्रों। प्रश्न है, अभ्यासात जायते सिद्धि, परिश्रम से ही, अभ्यास करने से सफलता मिलती है मित्रों। अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तराण एक पदेन द्विपदेन व उत्तर। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में अथवा दो पद में लिखना है। पहले इन्होंने पूछा उरसि किम तंत्रम भवत, का पूछ रहा है उरसि, उर कहते हैं हृदय को, तो उरसि किम तंत्रम, हृदय में कौन से तंत्र होते हैं? तो वायु बल तंत्रम, ठीक है, वायु बल तंत्रम होता है। ख है नाभि प्रदेश स्थिता मांसपेशियां किम नोदयंती, वायु नाभि प्रदेश में स्थित मांसपेशियां जो है किसको नोद करती हैं, आगे बढ़ाती हैं? उरह, हृदय को। ग है मित्रों आश्यस्याभ्यंतरे वर्णानाम उत्पर्थम द्वितीयम तत्वम किमस्ति। आश्यस्य, आश्य कहते हैं पूरे मुख को। आश्यम, आश्यस्याभ्यंतरे अंदर, वर्णानाम उत्पर्थम, उत्पत्त्यर्थम, उत्पत्ति के लिए, द्वितीयम तत्वम किमस्ति, दूसरा तत्व क्या है मित्रों? तो यहाँ पर जो है दूसरा तत्व क्या है? करड़म, करड़ जो है आपका, इसमें दूसरा तत्व है। आश्य कत स्थानान संत, आपके मुख में कितने स्थान है वर्णों के उच्चारण के लिए? तो यहाँ पर षट आया, छह आया है। स्थानस्य कार्य निर्देशनार्थम किम समुचितम उदाहरणम अस्ति, स्थान को बताने के लिए, जो आपके मुख में 6 स्थान है उसके स्थानों को बताने के लिए समुचित उदाहरण क्या है? मुरली, बांसुरी जो है इसका समुचित उदाहरण है मित्रों। फिर पूछ रहे हैं आपका करड़ानी, करड़ानी मुरल्या कश भागमेव व्यवहरन्ति, जो करण है मुरली के किस तरह के भागों को प्रदर्शित करता है? मुरली के द्वारा किस भागों को प्रदर्शित करता है? आश्य स्थान, मुख के स्थानों को वह बताता है, दिखलाता है मित्रों। आगे चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है मित्रों, दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्यन प्रश्न है मित्रों, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तरार्ध पूर्ण वाक्यन लिखित, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न क्या है मित्रों? करड़म किम भवत, करड़ क्या होता है? तो करड़ के लिए उत्तर कह रहा है वर्णस्य उच्चारण समय, वर्ण के बोलते समय, आस्यस्य, आस्यस्य मुख का, यह भाग स्थानम स्पृशत, जो स्थान जो है स्पर्श करता है, स्थान समीपम व यात, अथवा स्थान के समीप जाता है, सह भाग, वही भाग करड़ कहलाता है, करड़मित कथते, करड़ कहलाता है। दूसरा है उरह श्वास कोश स्थितम वायुम कुत्र निहिसारे, उरह हृदय श्वास कोश स्थितम, श्वास कोश में स्थित वायु को कहाँ निकालता है? निसारित, कहाँ निकालता है? तो उरह श्वास कोश स्थितम वायुम ऊर्ध्वम निसारित, ऊपर की तरफ निकालता है मित्रों। फिर गा है मुरल्या अंगुल छिद्राणि कीदृशम व्यवहरन, मुरली की, बांसुरी की अंगुली के जो छिद्र होते हैं वे किस तरह से व्यवहार करते हैं? तो बता रहे हैं मुरल्या अंगुल छिद्राणि आस्यस्य स्थानान इव व्यवहरन्ति, मुरली के जो छिद्र हैं वे मुख के विभिन्न स्थानों के प्रतीक स्वरूप में जो है दिखाते हैं। आगे घ है केसाम वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया भवत, किन वर्णों के उच्चारण में प्रायः जिह्वा जो है निष्क्रिय रहती है, अर्थात जिह्वा का सहयोग नहीं लिया जाता है? तो कह रहे हैं कंठ्यानाम, ओष्ठ्यानाम, नासिक्यानाम च वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा निष्क्रिया भवत, कंठ के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा और नासिका के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उस समय जिह्वा जो है निष्क्रिय रहती है, अर्थात उसका सहयोग नहीं लिया जाता है। अंगा है तालव्यानाम मूर्धन्यानाम दंत्यानाम च वर्णानाम उच्चारणार्थम सामान्यम करणम किम अस्ति, तालव्य, मूर्धन्य और दंत वाले वर्णों का उच्चारण करते समय सामान्य करण क्या होता है? तो अंगा है मित्रों तालव्यानाम मूर्धन्यानाम दंत्यानाम च वर्णानाम उच्चारार्थम, उच्चारण के लिए सामान्यम करणम, इसके लिए सामान्य करण जो है आपका जिह्वा करणम अस्ति, जिह्वा करण होती है। आगे चा है पूर्णवाक्य अंतिम,
कंठ्यानाम ओष्ठ्यानाम नासिक्यानाम च वर्णानाम उच्चारणार्थम स्थानस्य कर्णस्य मध्ये किम भवति? कंठ, ओष्ठ और नासिक वर्णों के उच्चारण के समय स्थान का करण क्या होता है? स्थान और करण के मध्य में क्या होता है? तो कह रहे हैं कंठ्यानाम ओष्ठ्यानाम नासिक्यानाम च वर्णानाम उच्चारणार्थम स्थानस्य कर्णस्य मध्ये। स्थान और कर्ण के मध्य में स्वस्थान होता, अपना स्थान होता है। आगे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मित्र, अद्यो लिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखेगा जो वाक्य है पहले आम अथवा ना लिखिए, सही है कि अथवा गलत है। इत लिखिए, तो ऐसा लिख करके उचित भावम सूचित, उसका सही भाव क्या है यह बताइए। तो क्या करें, श्वास कोशिष्टा वायु ऊर्ध्वम चरण पूर्वम आश्यम प्राप्नोति। तो उत्तर क्या होगा इसका? का ना, नहीं। उचितम भाव, उचित भाव यह है सह वायु, वह वायु ऊर्ध्वम चरण पूर्वम कंठबिलम प्राप्नोति, वह वायु ऊपर जाकर के कंठबिल को प्राप्त होता है। है सर्वप्रथम नाभ प्रदेश स्थित मांसपेशियां कंठम नोदयत, सबसे पहले नाभ प्रदेश में स्थित मांसपेशियां कंठ को नोदित करती हैं। तो इसका उत्तर है ना। उचित भाव क्या है? सर्वप्रथम नाभ प्रदेश से स्थित, सबसे पहले नाभ प्रदेश में स्थित मांसपेशी उरह नोदयंत, हृदय को प्रेरित करती हूँ, हृदय की तरफ वायु को बढ़ाती है। गा आस्यस्याभ्यन्तरे वर्णानाम उत्पत्त्यर्थम आभ्यंतरः प्रयत्नः आवश्यकम् अस्ति। आस्य के आभ्यंतर में वर्णों के उत्पत्ति के लिए आभ्यंतर प्रयत्न आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या है? गा में आम, हाँ सही है। उचित भाव, सही भाव यह है आस्यस्याभ्यन्तरे वर्णानामुत्पत्त्यर्थम वस्तुतः त्रीण तत्वानि आवश्यकानि भवन्ति। वास्तव में आभ्यंतर प्रयत्न में वर्णों की उत्पत्ति के लिए तीन तत्व आवश्यक होते हैं, वे स्थान, करण और आभ्यंतर प्रयत्न। घा देखिए, तालव्य वर्णानाम उच्चारणार्थम दंतः स्थानम स्पृशत, तालव्य वर्णों के उच्चारण में दांत जो है स्थानों को स्पर्श करता है। तो क्या कर रहे हैं? घ ना। उचित भाव यह है तालव्य वर्णानाम उच्चारणार्थम जिह्वा स्थानम स्पृशत, तालव्य वर्णों के उच्चारण में जिह्वा स्थान को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए घ क्या कह रहा है? अंगा देखिए, मूर्धन्या नाम वर्णानाम उच्चारणार्थम जिह्वा स्थान, मूर्धन्य वर्णों के उच्चारण में जिह्वा स्थान को स्पर्श करती है। तो कह रहे हैं आम, हाँ सही है। उचित भावम मूर्धन्या नाम वर्णानाम उच्चारणार्थम जिह्वा स्थानम अस्पृशति, सही है। उचित भाव में मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है स्थान को स्पर्श करती है। आगे क्या है? तत् स्थान, तत् स्थान सेव कश्चित ऊर्भागः तत् स्थान पर भागम स्पृशत, वह कौन कौन से स्थान है जिसको पूर्व भाग में वह स्थान स्पर्श करते हैं। तो उत्तर है ना, नहीं। उचित भाव यह है तत् स्थानस्य एव कश्चित पर भागः, उस स्थान के कुछ न कुछ पूर्व भाग हैं। तत् स्थान पूर्वम, उस स्थान के पूर्व में भागम स्पृशत समीपम व याति, वह भाग को स्पर्श करता था, उसके समीप में जाता है। मित्रों आगे देखते हैं, हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों क्या है? मुखे उपलभ्यमानानि स्थानानि बहिष्ठात् अन्तः यथाक्रमम लिखन्तु। मुख में उपलब्ध स्थानों को बाहर से अंदर की तरफ यथाक्रम में लिखिए। जैसे इन्होंने कहा दिया मूर्धा, दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। ठीक है, तो मूर्धा के बाद दंत आता है क्या? नहीं। तालु के बाद कंठ आता है क्या? कंठ के बाद ओष्ठ आता है क्या? तो जिस क्रम में सही है बाहर से अंदर की तरफ, उसी क्रम में हमें लिखना है। तो उत्तर क्या होगा? पहले हम अंगा को लिखेंगे ओष्ठ, पहले हमारा ओष्ठ आएगा, ओष्ठ के बाद दांत आएंगे दंत, उसके बाद तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर कंठ आएगा। इस तरह से हमें लिखना। मित्रों आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवें और अंतिम प्रश्न में करा मित्रों यथा योग्यम मेलनम कुरुत, यथा योग्य से मिलान करना है। सामान्य स्थान ओष्ठ, दंत, नासिका, कंठ, मूर्धा, तालु है। विशेष स्थान में मूर्धा नासिक मूल ऊपर विभाग, तालु उत्तरोष्ठ, दंत कंठस्य पृष्ठभाग। सामान्य करण स्वस्थानम कर्णम जिह्वा कर्णम स्वस्थानम कर्णम जिह्वा कर्णम स्वस्थानम कर्णम जिह्वा कर्णम। फिर विशेष कर्णम अधरोष्ठा जिह्वाग्रह, जिह्वा मध्य कंठस्य अग्रभाग, नासिका मूल सधोभाग, जिह्वोपाग्रह। तो हमें जो है अब कर्ण ओष्ठ का विशेष स्थान क्या है, सामान्य करण क्या है, विशेष करण क्या है, मैच करना है। तो हम सही मिलान को देखते हैं मित्रों नीचे।
वह मिलान क्या होगा देखते हैं। तो सही मिलान यह कह रहा है ओष्ठ। ओष्ठ का सही आगे उत्तरोष्ठ से मैच करेंगे, फिर उसके आगे स्वस्थान से, फिर उसके बाद अधरोष्ठ से, फिर दंत इसका दांत है, फिर जिह्वा कर्ण है, फिर जिह्वोपाग्र है, जिह्वा का आगे वाला भाग, अगला भाग। फिर नासिका को देखते हैं, नासिका, नासिका मूलस्य ऊपरी भाग, स्वस्थानम कर्णम कंठश्चग्र। फिर कंठ जो है, कंठस्य पृष्ठभाग, कंठ का पिछला भाग, जिह्वा कर्णम, जिह्वा मध्य। पुनः मूर्धा देखते हैं, मूर्धा, मूर्धा है, स्वस्थानम कर्णम, स्वस्थान इसका कर्ण है। नासिका मूल है अधोभाग, नासिका के मूल का अधोभाग नीचे वाला भाग। इसके बाद यह है तालु, तालु है इसका स्थान, फिर जिह्वा कर्ण है, फिर जिह्वा का अग्रभाग इसका विशेष कर्ण है। इस तरह से मित्रों हमने इस पाठ के समस्त प्रश्नों को कर लिया मित्रों। आशा है कि आपको प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट होगा मित्रों तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो बनाने का प्रयोजन सिद्ध हो मित्रों। नमः संस्था मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले पाठ के उत्तर के साथ।